हमारे पास क्वांटम थ्योरी है जो मैक्स प्लैंक ने दी। उसके बेस पर नील्स बोर ने एक फटाफट से पिछला रिकैप देख लेते, फिर इसको आगे चलाएंगे क्योंकि यही चीज हम आज आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा एटम का क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया और उसको दिया गया नील्स बोर के द्वारा 1913 में, जैसा कि कल मैंने आपको बताया। और उसने बहुत सारी जो थ्योरीज दी, जो पहली जो थ्योरीज थी, उन सभी थ्योरीज को यूज किया, चाहे वो प्लांक का कॉन्सेप्ट हो क्वांटाइजेशन का, चाहे आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट हो फोटोन के लिए, या रुदरफोर्ड का जो प्लानिटरी मॉडल था उसके बारे में हमने बात की। और एक जो न्यूटन के जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स थे, इन सभी को लेते हुए और कंबाइन करते हुए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, जिसमें पहला पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो क्लोज्ड सर्किट्स के अंदर मूव करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो क्लोज्ड सर्किट्स हैं, इन क्लोज्ड सर्किट्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से राउंड मूव करता है और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, कूलाम्बिक इंटरेक्शन, क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो एक कूलाम्बिक इंटरेक्शन इनमें बन जाता है। तो एक फिक्स पाथ के अंदर, जिनको आप ऑर्बिट्स बोलते हो, उनके अंदर ये घूमता रहता है। और एक से ज्यादा ऑर्बिटल भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ये दूसरा ऑर्बिट हो सकता है, तीसरा ऑर्बिट हो सकता है, या फोर्थ फिफ्थ, बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। लेकिन वही ऑर्बिट्स होंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो, ये h/2 का क्या हो, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है ना। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू h/2 के क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू, या मल्टीपल इंटीग्रल्स अगर होंगे तो वो उस ऑर्बिट को बनाएगा और कई सारे ऑर्बिट्स वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर उन्होंने बताई कि जो एनर्जीज है इन ऑर्बिट्स की, चाहे ये ऑर्बिट 1 हो, चाहे यहाँ पे ये सेकंड ऑर्बिट है, या ये थर्ड ऑर्बिट है, या हम फोर्थ ऑर्बिट बना सकते हैं, तो इन सभी ऑर्बिट्स के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है, या सर्टेन एनर्जी है। और उस एनर्जी को उन्होंने इस फॉर्मूले से दिया। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 आप रख दोगे, तो वो 1 रख दोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आ जाएगा, 2 रख देंगे तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी रहती है। और इन्होंने एक और बात कही, और वो बात क्या कही कि जब तक इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती तब तक ये इलेक्ट्रॉन इस फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। मतलब ये जो वाला जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, जिसमें हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इसी में घूमता रहेगा ये इलेक्ट्रॉन, इसी ऑर्बिट में। कब तक, जब तक कि इसकी एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। और इस तरह की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। ये स्टेशनरी स्टेट इसलिए है क्योंकि यहां पर एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा और ये फिक्स एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और अगर हम इसकी एनर्जी में चेंज कर दें, अब ये एनर्जी में चेंज किस तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन कर ले एनर्जी का, या फिर एमिशन कर दे। तो या तो एनर्जी ले लेगा या एनर्जी दे देगा। तो अगर वो एनर्जी ले लेता है या दे देता है तो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी दी जाएगी या एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी ली जाएगी, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और इसमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, एच न्यू एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। कि ये हमारे पास में E2 जो फाइनल स्टेट में जिस ऑर्बिट में पहुंचा है, और ये E1 जो उसकी इनिशियल ऑर्बिट थी, कहां से कहां तक उसने जंप किया, उसके अकॉर्डिंग ये जो एच न्यू की जो वैल्यू है या ई की जो वैल्यू है वो हमें निकल करके आ जाती है, जो फिक्स रहती है। अगर हम दो कंसेक्यूटिव या जो पास के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें अगर हम बात करें, जैसे 1 से 2 में जाएं, 2 से 3 में जाएं, 3 से 4 में जाएं, या फिर हम वापस अगर हम इमिट कर रहे हैं तो हम 4 से 3 में आएंगे, या 3 से जो है 2 में आएंगे, 2 से 1 में आएंगे। तो इस तरह से अगर हम दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स में अगर मूव करते हैं तो एनर्जी एक फिक्स अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है एच न्यू।
इन सभी पॉस्टुलेट्स को जब उन्होंने दिया, इसके बाद में उन्होंने इन पॉस्टुलेट्स के बेस पर कुछ चीजें कही। क्या कही कि इन पॉस्टुलेट्स के बेस पर हमें एक चीज समझ में आई कि जो बोर का एक रेडियस एक्सप्रेशन है वो यहां पर निकल करके आया, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर कुछ समय पहले ही बताया था कि एक सर्टेन ऑर्बिट में ये घूमता रहता है, जिसमें भी कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं इस एटम में, और जिसके लिए भी इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर ये होती है h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल, तो उस ऑर्बिट में ये घूमता रहता है। इसका मतलब इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, फिक्स हैं, और इनका एक रेडियस होता है, जिस रेडियस को इन्होंने ड्राइव की एक इक्वेशन, और रेडियस के लिए एक इक्वेशन ड्राइव हुआ, और वो क्या आया, वो आया Rn, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट किसका रेडियस आप निकाल रहे हो, तो वो इक्वेशन आई h² मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, ये h है, h² n² 4π² m e to the power of 4z, ये इक्वेशन फॉर रेडियस। किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस पता करना है तो उसके लिए इस इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। और इसमें भी ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, इस पार्ट में जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स है। देखो h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, 4 की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, और ये जो मास है m, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है, फिक्स है हमारे पास। और ये जो E है, ये क्या है, ये चार्ज है। अगर हम इन सभी वैल्यूज को रख दें तो यहां पर ये इक्वेशन जो निकल के आया वो क्या आया, A0। ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने आपको सर के इसमें राउंड में इस लूप में बंद की है, इसको हमने बोला A। ये सारी की सारी फिक्स वैल्यूज है, मल्टीप्लाइड बाय n² अपॉन z। और ये वैल्यूज अगर हम रख दें सारी की सारी, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास में यहाँ h की हो, पाई की हो, 4 m की मास और जो चार्ज है वो सारी की सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं, तो ये जो A0 है, इस A0 की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है 0.529, और वही n² अपॉन z। अच्छा, z क्या है, z एटॉमिक नंबर है। हम जिस भी एटम के लिए निकाल रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो, लिथियम के लिए हो, है ना, कार्बन के लिए हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी एटम आप यहाँ पर काम में लोगे, जो भी एलिमेंट आप काम में लोगे, उसका एटॉमिक नंबर आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का, ठीक है ना, क्या निकाल सकते हैं, उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग वैल्यूज देखें, जैसे कि मान लीजिए कि हम देखते हैं R1, या हम देखें R2, या हम देखें R3, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और इस तरह से हम आगे चलते जाएं, तो ये वैल्यू क्या होने वाली है। इसको अगर हम सिंपली देखें तो देखो ये वैल्यू तो फिक्स है, इसको हम मान लेते हैं क्या, A0, ये A0 है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इसकी यहाँ पुट कर दी और ये वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या है, इसको मान लेते हैं कि हम हाइड्रोजन के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो एग्जैक्टली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n²। अब हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो n² का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ A0, ठीक है। तो R के 1 के लिए जो वैल्यू आई वो क्या आई, A0 आई, ठीक, ओके। अभी हम सेकंड के लिए निकालते हैं, तो क्या सेकंड के लिए निकालेंगे तो यहाँ n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू 1 ही रहने वाली है, ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया A0, और क्या है, n²। तो n² का मतलब है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब 4 आप रख सकते हो, तो 4a। इसी तरह से आप आगे चलोगे तो अगर n की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वही 9a0। अगर हम 4 रख देंगे, फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर
ए नॉट। इसी तरह से आप R5 के लिए रख सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 ए नॉट, देन 36 ए नॉट। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑर्बिट का क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। ये बोर के जितने भी पॉस्टुलेट्स है उनसे ये बात समझ में आती है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर जो बताना वाला हूं, या आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट हमने निकाला, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ए, और जो सेकंड ऑर्बिट निकाला है उसकी डिस्टेंस कितनी है 4a, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा। जैसे अगर मैं यहां इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, एक मान लीजिए कि ये हमारे पास में है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मैंने मान लिया। अब मैंने इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने डिसाइड कर लिया, दिस वन, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है। अब सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, हम जनरली क्या लिखते हैं, हम जनरली कुछ भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बना देते हैं और बोल देते हैं कि साहब ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से हम बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट की वो है ए नॉट, और सेकंड ऑर्बिट की क्या है 4a नॉट, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, जो फर्स्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस है, इससे 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट की। मान लीजिए ये इस तरह से। अब हमारी जो थर्ड ऑर्बिट होगी वो क्या होगी 9 टाइम्स ज्यादा। तो 9 टाइम्स ज्यादा का मतलब क्या हो गया, 9 टाइम्स ज्यादा का मतलब हो गया कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। और उसके बाद में क्या है 16a, मतलब 16 गुना। तो इसका अगर हम 16 गुना लें तो 16 गुना कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर स्केल पे नहीं बन रहा, लेकिन आप मेरी बात समझ जाओ कि फर्स्ट जो ऑर्बिट था उसका डिस्टेंस ये था, सेकंड जो ऑर्बिट था उसका डिस्टेंस ये था, थर्ड जो ऑर्बिट था उसका डिस्टेंस ये था, और फोर्थ जो ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस ये है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस जो है वो लगातार क्या होता जाता है, न्यूक्लियस के जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, वैसे वैसे न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस किस तरह से बढ़ेगा, उसका डिस्टेंस बढ़ेगा इस तरह से। ये जो n स्क्वायर है, इस तरह से वो डिस्टेंस क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, जो रेडियस है वो निकाल सकते हो। इसी तरह से एक और जो बात हम यहाँ पर कह रहे थे कि साहब यहाँ एनर्जी निकल करके आई, बोर के पोस्टुलेट से उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी निकल करके आई, और उसको मान लीजिए कि हम यहाँ पर डिनोट करते हैं ई से, और क्योंकि वो nth ऑर्बिट की है इसलिए हम मान लेते हैं कि वो n है। अब ये n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। और ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी 2 पाई स्क्वायर m e4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये वैल्यू निकल करके आई एनर्जी की, ठीक है। और उसमें ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, RH। आपको याद होगा, ये देखो, ये जो वैल्यू है क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर मैं इसमें इसको रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन h स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, RH, और क्या आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यही तो निकल के आई जो हमने यहां पर कही थी, ठीक है। सो ये वैल्यू इन्होंने ड्राइव की तो ये निकल करके आई, और ये वैल्यू इस तरह से हो जाती है। अच्छा, यहां पर एक चीज है कि यहां पर हम लगाते हैं माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों लगाते हैं, जो एनर्जी आती है वो माइनस में आती है, और क्यों आती है इसको थोड़ा सा समझो। कहीं पर भी आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये देखो, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया था, ये जो माइनस का साइन लगाया है, ये माइनस का साइन क्यों आया, ठीक है ना, इस पर थोड़ी बात करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहां पर कहीं प्रेजेंट है, यहां पे है ना, इंफिनिटी पर, ये एक इंफिनिटी है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में आता है या पास में आता है। अब आप बोलोगे अनंत से कैसे आ सकता है, देखो इसके पास में आएगा किसी ना किसी तरीके से, तभी तो इसका हिस्सा बन पाएगा।
ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है और ये पास आना शुरू करता है, और जैसे जैसे पास आना शुरू करता है इनके बीच में क्या शुरू हो जाता है, इंटरेक्शन शुरू हो जाता है एक, क्योंकि पास तभी आएगा जब कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा, और जो कूलाम्बिक अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये नजदीक आता जाएगा, ये नजदीक आता जाएगा। ठीक है, और अगर कूलाम्बिक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन हो रहा है तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जब बढ़ती है तो अपनी ऊर्जा को क्या करती है, निकालती है। और एक जगह मैंने आपको पहले कहीं बताया था कि कूलाम्बिक इंटरेक्शन में जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस वजह से हम यहाँ पर इस साइन को क्या करते हैं, माइनस बोलते हैं कि साहब ये जो एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ करके चलो। अब हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि क्यों ये जो एनर्जी है वो माइनस में होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि एनर्जी जैसे जैसे वो पास में आता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अब हम चाहे किसी भी ऑर्बिट के लिए निकाल लें, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालें, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट्स के लिए आप निकालोगे सभी की वैल्यू क्या आने वाली है, सभी की वैल्यू आएगी निगेटिव। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। अब इस वैल्यूज को हम निकाल के देखें, जैसे हमने यहाँ पर रेडियस निकाल करके देखा, ये जो हमारे पास में रेडियस था कि हमने R1 के लिए रेडियस निकाला, हमने R2 के लिए रेडियस निकाला, R3 के लिए निकाला, R4, R5, ऐसे ही हम अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं इसके लिए एनर्जी भी निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हम E1 के लिए एनर्जी निकालते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, या फिर हम ये सारी की सारी वैल्यू रख सकते हैं, चाहे हम 2 की, पाई की, m की, e की और h प्लैंक कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू अगर पुट कर दो तो ये जो En की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो हमारे पास में आती है, इसी को यहीं लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू माइनस 13.58 अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हमारे पास ये है ही, ठीक है ना, ये है यहाँ पे एन स्क्वायर, ये बाहर की तरफ बाकी सारी वैल्यूज तो हमने पुट कर दी, और ये जो वैल्यू आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। ठीक, ओके, अब हम E1 की वैल्यू निकालते, तो देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू सिंपली यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखो तो 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। और अगर हम इसी वैल्यू को E2 के लिए निकालें तो क्या आएगी, ओके, तो इसको अगर हम E2 के लिए निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -13.58 अपॉन n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। ठीक है, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास में ये आई, दूसरी वैल्यू हमारे पास में 3.4 आई, -3.4। इसी तरह से हम E3 के लिए निकाल लेते हैं, E3 के लिए निकालेंगे तो वही -13.58 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9, तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आप E4 के लिए निकालोगे तो ये -13.58, और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और सब 16 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही E5 के लिए निकालेंगे तो ये 13.58 अपॉन 25, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं ये क्यों बता रहा था आपको, आप यहाँ पर देखो, एक तो ये वैल्यू सारी की सारी हमेशा नेगेटिव में रहेगी, जो हमने यहाँ पे बात की है सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है ना, ये नेगेटिव। दूसरी चीज, लगातार एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, देखो पहले है 13.58 -13.58,
माइनस, और माइनस 13.58 और ये है माइनस 3.4। तो देखो इन एनर्जी बढ़ गई, अब हम जीरो की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। इसी तरह से अब जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस 1.51, और बड़ी वैल्यू इसके बाद में और बड़ी। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस अगर कोई भी है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स अगर हम दूर लेते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा ऑर्बिट्स में, वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, या ये जो ऑर्बिट्स हैं ये हायर एनर्जी के होते जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि एनर्जी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन आपको मैंने बता दिया क्यों आ रहा है। ठीक है, और उसी वजह से आप ये देखोगे, वैसे तो आपको दिख रहा है कि जो 13.58 और ये जो 3.4, ये 1 पॉइंट, ये बढ़ रही है नहीं, लेकिन अगर हमने माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। सो ऊपर जाने पर, जब हम ऊपर की तरफ यहाँ न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो एनर्जी धीरे 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 शेल्स की क्या होती जाती है, या ऑर्बिट्स की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो एक एनर्जी का एक्सप्रेशन वही आया जो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में देखा था। क्या कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, कहीं पर भी अगर जाता है, तो वो जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम निकाल सकते हैं किससे, RH 1/N1² माइनस 1/N2², ये माइनस। ठीक है ना, ये N1 क्या है, N1 है जहां पर पहुंचा, क्योंकि हम ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ही तो मूव करेगा ये। ठीक है ना, तो वो वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हो जाएगी, वो डिपेंड इससे, इसी से पता चल जाएगा ये N1 और N2 की जो वैल्यू आप रखोगे। ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन में आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, वैसे ही आपको उसमें क्या चेंज आया एनर्जी में, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, चाहे तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सकता है, या फिर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। और जब ये एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी लेकर के जाएगा आएगा, तो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना आकर के कैसा स्पेक्ट्रम आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। अब इस लाइन स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा यहाँ पे और एक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास में फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आती है, ये जो n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है मान लीजिए 1। तो ये जो E1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब अगर हम निकालें N2 के लिए, तो हम मान लेते हैं कि हमने निकाला N2 के लिए, तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई N2 के लिए, ये N इक्वल्स टू 2 और एनर्जी की वैल्यू E2 इक्वल्स टू, हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, यही निकाली थी। ये देखो 3.40 इसलिए लगा दिया क्योंकि ये 5.58 आ रहा था इस वजह से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देखो यहाँ डिफरेंस जो आपका आ रहा है ना, वो आप देखो ज्यादा है। ठीक है ना, ये 13 है, 13.5 और ये है 3.4 के करीब, है ना, तो इतना डिफरेंस आया। जबकि जो थर्ड हमारे पास में जो एनर्जी आई है वो क्या आई है, वो आई है सिर्फ 1.51। 1.51 का मतलब क्या हुआ, वो कहीं इसके बिल्कुल पास में। ये हम थोड़ा सा समझने के लिए स्केल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रॉपर स्केल पे नहीं है। तो N3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, तो जो हमारे पास में थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखो, जो फोर्थ वैल्यू हमने निकाली तो डिफरेंस कितना आया, और भी कम हो गया। ठीक है ना, अभी यहाँ जो डिफरेंस था वो लगभग लगभग, अगर आप 3.4 को और ये 1.5 लो, तो यहाँ जो डिफरेंस आया वो कितना आया, ये आया 9 और ये आपका 1.9 का। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 1.51 और 0.85, इसको अगर आप देखते हो तो ये डिफरेंस आता है 6 और यहाँ 14, ये कुछ इस तरह का डिफरेंस आता है। ठीक है ना, केवल 0.66 का 0.66 का डिफरेंस हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये देखो पहला डिफरेंस आपका जो था वो और ज्यादा था, अगर आप यहाँ पे
0.58 और ये आपका 3.40 को अगर आप देखो तो ये 8 है, ये 1 है, ये 0, मतलब ये डिफरेंस आया था 10.18 का। सेकेंड डिफरेंस जो आया वो हमारे पास 1.9 का। उसके बाद जो डिफरेंस आया वो हमारे पास आया केवल 0.66 का। इसी तरह से जब हम और आगे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो 0.85 जो है, ये 0.85 और ये 0.54, तो ये डिफरेंस कितना आया? ये डिफरेंस आया 0.31 का। तो लगातार आप देख रहे हो कि डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसी वजह से जो गैप किया है मैंने वो क्या किया है? कम किया है। तो अब अगर आप देखते हो तो ये जो डिफरेंस आएगा वो N3 के लिए यहां पर आएगा, ये N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, और N5 के लिए क्या हो जाएगा? और भी कम डिफरेंस इनके बीच का। अब एनर्जी यहां पे नहीं लिख रहा बट वो आपको बता रहा हूं। इसी तरह से N5 के लिए क्या होगा? और पास, लेकिन ये डिफरेंस तो रहेगा, कभी भी 0 तक नहीं पहुंच पाएगा ये। वो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? वैल्यू तो माइनस में ही रहेगी, वैल्यू माइनस में ही रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल 0 नहीं पहुंच पाएगा। बहुत अब और भी ज्यादा डिफरेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे बनाना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। हायर शेल्स के अंदर वो डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो जो मेन जो एनर्जी में डिफरेंस आया वो शुरू में यहां पर आया। अब होता क्या है? अब मान लीजिए कि कोई भी इस शेल से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस N1 ऑर्बिट में आ गया, या फिर वो इस N3 से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वो N2 से आए, वो थर्ड ऑर्बिट से भी आ सकता है, वो फोर्थ ऑर्बिट से भी आ सकता है, वो फिफ्थ ऑर्बिट से भी आ सकता है। वो जिस भी ऑर्बिट से आए, यहां इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? N1 में आ रहा है। और इस तरह से जो आपके पास में लाइन आएगी वो कैसी होगी? वो होगी आपकी लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज आपने पढ़ी होगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। वो क्या आती है? वो यही आती है कि किस ऑर्बिट से और नीचे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सेकंड ऑर्बिट में जाती है, मान लीजिए कि अब ये थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में चला जाए, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में चला जाए, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में चला जाए, जिस भी ऑर्बिट से यहां सेकंड में आएगा, तो ये जो लाइन की जो एक स्पेक्ट्रम बनेगी या एक सीरीज बनेगी लाइन स्पेक्ट्रम में, वो क्या होगा? उसे हम बोलेंगे बामर सीरीज। और बामर सीरीज की एक खासियत है, क्या है? कि इसकी जो वेवलेंथ आती है, ये जो रेडिएशंस इमिट करके आ रहा है, ये जो रेडिएशंस होती हैं वो कहां होती हैं? वो विजिबल रेंज में होती हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रेंज का है उसमें होती है। इसीलिए ये जो भी चीजें कलर्ड आपको दिखाई देती हैं उसमें आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन कहां मूव करके जा रहा है? किसी भी हायर शेल से सेकंड शेल में पहुंच रहा है या सेकंड ऑर्बिट में पहुंच रहा होता है, जिस वजह से आपको क्या दिखाई देता है? वो ऑब्जेक्ट कलर्ड दिखाई देगा। इसी तरह से आपका थर्ड ऑर्बिट में आप पहुंचा सकते हो, ये थर्ड ऑर्बिट में आप पहुंचा दो, अब वो किसी से भी हो सकता है, कहीं से भी आप इस थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा दोगे तो वो जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो पाश्चियन सीरीज बनेगी, पाश्चियन सीरीज। अब देखो एनर्जी कम होती जा रही है। अब यहां देखोगे तो एनर्जी क्या है? ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा कब होती है? जब वेवलेंथ छोटी होती है। अब वेवलेंथ छोटी का मतलब कि यहां पर जो भी रेडिएशंस यहां पर निकल रहे हैं वो रेडिएशंस कैसे होंगे? जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी जिनकी वेवलेंथ कम है, क्योंकि एनर्जी यहां पे क्या है? एनर्जी गैप यहां पे ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वेवलेंथ कम किसकी होती है? वेवलेंथ कम होती है चाहे तो आप कैसे ले लें, आप गामा रेज ले लें, ठीक है ना, एक्स रेज ले लें, ठीक है, कॉस्मिक रेज ले लें। तो यहां इस तरह की, अब ये हमें दिखाई नहीं देंगी, यहां क्या होंगी? विजिबल रेंज की होंगी, ठीक है ना। या ये यहां पर अल्ट्रावायलेट की भी हो सकती है। अब ये यहां पर बढ़ रही है। अब ये पाश्चियन सीरीज में अगर जब हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये इंफ्रारेड रीजन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रारेड में जो वेवलेंथ है बढ़ गई और एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी डिफरेंस कम हो गया। ये एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, इसी तरह से पाश्चियन के बाद में फिर ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, इस तरह से ये सीरीज जो है वो चलती रहती हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम था, जो लाइन स्पेक्ट्रम,
वो नील्स बोर ने अपने इस सारे के सारे जो पोस्टुलेट्स थे उनके बेस पर समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उसका रेडियस होता है एटम में ऑर्बिट्स का, और किस तरह से उन ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है, और कब वो इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किस तरह का लाइंस वहां पर उस स्पेक्ट्रम में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस तरह से जो भी चीजें हैं यहाँ पर जो नील्स बोर के द्वारा जो भी बताई गई थी वो आप लोगों को इस समय समझ में आई होगी। अब देखो, लाख इतनी सारी चीजें बोर ने बहुत सारे जो पुराने लॉज थे उन सबको लेते हुए और ये एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसकी फिर भी कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां थी? कि पहली बात तो ये कि ये सिर्फ ऐसे एटम्स को एक्सप्लेन कर सकता है जो कैसे हो, जो हाइड्रोजन लाइक हो। हाइड्रोजन लाइक का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन स्पेसी वाले जितने भी सिस्टम्स होंगे उनको तो ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हीलियम ले लो, आप लिथियम ले लो, आप बोरोन ले लो, कार्बन ले लो, इन सब में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको अगर हम इससे एक्सप्लेन करना चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, हम He+ को कर सकते हैं, है ना, लिथियम 2+ को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको कर सकते हैं। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वहां हम कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर ये अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यही इतना कॉम्प्लेक्स है, तो उसको फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, अब अगर हम इसका फाइन स्ट्रक्चर लें, फाइन स्पेक्ट्रम लें, ठीक है ना, और ज्यादा रिजॉल्व, अब ये तो पास 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 घुस रही हैं सारी चीजें, इसको और ज्यादा रिजॉल्व करें, इसका और फाइन स्ट्रक्चर लें, तो ये वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि वहां पर क्यों इस तरह से जो लाइंस हैं वो और ज्यादा लाइंस के अंदर बटी हुई हैं। ठीक है ना, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो दो लिमिटेशन यहां देखिए। पहला, एक इलेक्ट्रॉन वाली जितनी भी स्पीसीज होंगी हाइड्रोजन लाइक, उनको एक्सप्लेन करता है। दूसरा ये है कि जो फाइन स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रम का उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और तीसरी जो चीज थी वो ये था कि अगर हम इन रेडिएशंस को, ये जो इमिट रेडिएशंस हैं, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में लगाएं या इनके आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो ये जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइंस हैं, ये फर्दर एक लाइन जो हमारे पास में यहां पर ये जो आ रही है, ये फर्दर बहुत सारी लाइंस में डिवाइडेड हो जाती हैं। ये मतलब बहुत सारी लाइंस को से मिलकर के बना हुआ है। अब बहुत सारी लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इन फाइन लाइंस का काफी सारी मल्टीपल लाइंस में जो डिवाइड होना, उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और जीमन इफेक्ट अगर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो जो स्टार्क प्रभाव है या जीमन प्रभाव है, उनको बोर का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, हालांकि फिर भी इन्होंने उस लाइन स्पेक्ट्रम को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों के यहाँ पे समझ में आ गई कि किस तरह से नील्स बोर ने और जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के। अगला जो हमारा एक लास्ट फिनोमिना बचा है वो था कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट को हमने वहां देखा था जब क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने की कोशिश की गई। ठीक है, अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या था उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिसको आपको याद भी आ जाएगा, और हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश भी करेंगे। मान लीजिए कि एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास में कोई एक एलिमेंट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये, और ये हमने एक वेव जो है, एक रेडिएशन इसके ऊपर डाला, तो वो वेव फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेव बना दिया, है ना। ये वेव फॉर्म में ये इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, इंसिडेंट लाइट आप इसको बोल सकते हो, इंसिडेंट लाइट या फोटोन। ठीक, तो इंसिडेंट फोटोन या लाइट आप यहाँ पे इसको बोलोगे। अब ये इससे टकराया, तो इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ टकरा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो ये हो रही है, ये इस तरह से दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है, पहली चीज तो ये रही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है वो इस एब्जॉर्ब करेगा इस लाइट को। अब जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी,
लाइट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, एनर्जी इसने ले ली, और एनर्जी अगर इसने ले ली तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कुछ इस तरह का होता है, अगर एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, और यहां एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां एक पर्टिकुलर एंगल पर जो बची हुई एनर्जी है, जो इसने एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी यहां से निकल जाएगी, और ये जो एनर्जी निकलेगी वो कैसी होगी, वो हायर वेवलेंथ की निकलेगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना दूं, ये इस पर्टिकुलर एंगल पे निकलेगी, ये हायर वेवलेंथ की। हायर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ जो वेवलेंथ है वो हमने छोटी ली है ना, ये छोटी वेवलेंथ ली है, और ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ी वेवलेंथ ली है, इससे आपको पता चल गया कि ये हायर वेवलेंथ का जो लाइट है वो यहाँ पर निकल जाएगी। इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड फोटोन या लाइट। ठीक, ये स्कैटर्ड फोटोन है आपका, कैसा, लार्जर वेवलेंथ का, लार्जर वेवलेंथ। अब लार्जर कितनी, लार्जर वेवलेंथ देन इंसिडेंट, इंसिडेंट फोटोन, जो हमारा इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश था उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट ये स्कैटर हो जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल पे। इस एंगल को मान लेते हैं हम फाई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर हमने यहां लाइट डाली थी, ये कुछ एनर्जी लेकर के, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब की एनर्जी, अब ये एनर्जी लेकर के एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम मान लेते हैं थीटा, इस थीटा एंगल पे क्या हो जाता है, ये मूव कर जाता है, इस या रिकॉइल्ड हो जाता है ना, एनर्जी लेकर के इधर निकल जाएगा, ठीक है ना, एमिट हो जाएगा, यहां से अलग चला जाएगा, और ये जो फोटोन है वो फोटोन स्कैटर हो जाएगा। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट। ये हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, मैंने वहां पे आपको पहले जब पढ़ाया था तो वहां पे भी हम लोगों ने इसकी बात की थी। अब यहाँ है क्या, ये जो इंसिडेंट लाइट थी वो हमने डाली थी एक्स रेज, ठीक है ना, और ये उसी तरीके से है जिस तरह से आपने एक गेम देखा होगा जिसको हम बोलते हैं बिलियर्ड्स। एक बिलियर्ड्स गेम होता है जिसमें क्या होता है, एक टेबल होती है, और इस टेबल में यहाँ पर अच्छा, इसको आप कैरम भी मान सकते हो, कैरम आपने खेला ही हुआ होगा, है ना, बिलियर्ड्स अगर नहीं खेला है तो कैरम खेला होगा। उसमें क्या होता है, ये इसमें उसमें इसमें लंबी टेबल होती है रेक्टेंगुलर, और कैरम के अंदर वो स्क्वायर होता है, तो ये चार जो है वो खाने होते हैं, ये इस तरफ का मान लो, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लाइंस बनी होती है, यहाँ से आप क्या करते हो, एक स्ट्राइकर लेते हो, ये स्ट्राइकर लिया और उसको आपने अपनी फिंगर से मारा, और यहाँ पर कई सारी जो हमारी गोटियां हैं वो प्रेजेंट रहती। अब आपने जब इस स्ट्राइकर को इससे मारा, ये एनर्जी इसने यहाँ पे ली इसने, और ये स्ट्राइकर अलग चला जाता है। ऐसा थोड़ा ना स्ट्राइकर इसके पास यहीं रुक जाएगा इससे टकराने के बाद, नहीं, स्ट्राइकर अलग दिशा में चला जाएगा और ये अलग दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्राइकर अलग दिशा में जो चला गया उसको आपने क्या माना, उसको माना आपने स्कैटर्ड फोटोन, वो स्कैटर हो गया, उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, उसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि आपने जिस एनर्जी से माना उस एनर्जी को आपने किसको ट्रांसफर किया, इस गोटी को ट्रांसफर किया, और ये गोटी उस एनर्जी को लेकर के क्या हो गई, रिकॉइल्ड हो गई, एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर गई, ठीक है ना, जैसे ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो स्ट्राइकर है वो इससे टकराने के बाद में एक अलग दिशा में मूव कर जाता है, ठीक है, जैसे कि ये स्कैटर्ड फोटोन मूव करता है, ठीक है। सो ये जो एक्सरेज यहां पर लिए गए हैं वो एक पार्टिकल की तरह हम यहां पर मान लेते हैं, बिहेव करते हैं। हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल बिहेवियर भी रखता है और वेव बिहेवियर भी रखता है। यहां एक्सरेज जब इससे टकरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका पार्टिकल नेचर है, क्योंकि कोई भी चीज किसी से टकरा करके अगर कुछ उसमें परिवर्तन इस तरह से कर रही है तो वो पार्टिकल नेचर रख रहा है। तो ये जो कॉलिजन हुआ है ये प्योरली कैसा है, पार्टिकल नेचर से हुआ है और इलेक्ट्रिक नेचर का यहां पर है। और जो एनर्जी है और मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्योंकि एनर्जी कंजर्व क्यों रहेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी इसने अवशोषित की है, जो कम हो गई है यहाँ पे, इस स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी कम हो गई है वो किसने ले ली है, इस
इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, मतलब एनर्जी क्या है, फिक्स है। मोमेंटम, आपने जो मोमेंटम से यहां पर एक्सरे डाला है उस मोमेंटम को किसको ट्रांसफर किया आपने, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। जो आपने ये जो गोटी पर मारा है, इस गोटी ने उस मोमेंटम को लिया और ये यहां पर इस छेद की तरफ जाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। अब इसके लिए कॉम्पटन ने एक इक्वेशन ड्राइव की और इन्होंने देखा कि ये जो लैम्बडा की जो वैल्यू है, मतलब कि जो स्कैटर्ड फोटोन जो हमारे पास में है, इस स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ बढ़ गई है, उन्होंने कहा ये जो वेवलेंथ में जो चेंज है उसको उन्होंने इस एक फॉर्मूले से दिया। ये तो हमारे पास में क्या है, जो इंसिडेंट वो है, क्या नाम है, वेवलेंथ वो, और ये हमारी जो फाइनल वेवलेंथ हो गई वो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, सॉरी ये जो डेल नॉट है ये क्या है, इंसिडेंट, ये जो हमने लाइट ली है इसका वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ, और ये जो स्कैटर्ड फोटोन ये जो निकला है इसकी जो वेवलेंथ है वो है ये। तो हम इस शुरुआती में से इस बाद वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर दें, या इसमें से हम इस बाद वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दें, तो हमें जो टोटल डिफरेंस आएगा वो ये डेल लैम्बडा निकल करके आ जाएगा। और इसके लिए जो इक्वेशन आई थी निकल के, वो क्या आई थी, वो आई थी h अपॉन m c 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन निकल करके आई थी, ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। अब इसमें हमें पता है ये प्लांक कांस्टेंट है, m जो है वो मास है, ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी, जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा, मतलब ये किस एंगल पर, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं, कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई का मतलब ये जो, क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं और रेडिएशन किस एंगल पर ये मुड़ी है, वो फाई हमारा एंगल था ये, ठीक है ना, तो कॉस फाई। तो ये इंसिडेंट लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल पर ये निकला है, ठीक है ना, इंसिडेंट रेडिएशन किस एंगल पर आकर के गिरी है, ठीक है ना। और वेवलेंथ का टर्म यहां पर कहीं पर भी नहीं, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में वेवलेंथ का टर्म कहीं नहीं है, मतलब कि ये किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन आप यहां पे डालो, किसी भी वेवलेंथ का, ये जो स्कैटर्ड फोटोन है वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि किस एंगल पर यहां पर लाइट स्कैटर हुई है। तो यही चीज जो है वो एक एक्सीलेंट जो एक एग्रीमेंट है जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे, उस ऑब्जर्वेशन को एक्सीलेंटली एक्सप्लेन करने के लिए काफी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉम्पटन इफेक्ट को भी यहां पर इजीली समझा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी, जो दी तो गई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, लेकिन इससे हमने बहुत सारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स इतना अच्छा है तो जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो जाता है ना, वो अपनी जगह पर है। अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे, और जब हम किसी माइक्रो पार्टिकल्स की बात करते हैं या माइक्रो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स काम आता है। तो दोनों का फील्ड अलग अलग है। क्लासिकल मैकेनिक्स हम जहां बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं, और क्वांटम जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या माइक्रोस्कोपिक जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,